नैन्सी राजवंश। बस इतना कहना था। टेबल के उस पार बैठे चारों के चेहरों का रंग जैसे खिंच गया हो। आंखें सिकुड़ गई थीं, जैसे अचानक किसी भूत का नाम उनके कानों में पड़ गया हो। वो गुरूर और तिरस्कार जो अब तक उनके चेहरे पर था, उस पल में ठंडे पसीने में बदल गया। वहाँ का माहौल अब ऐसा था मानो हवा भारी हो गई। तो हर एक पल उनके दिमाग में अतीत की तरफ भागने लगा था और वहाँ एक बड़ी छाया खड़ी हुई थी, नैन्सी राजवंश। उनके सामने जैसे उनके चेहरों की परछाइयाँ उभर आईं। वो ठंडी नज़रों से घूरती आंखें, वो मुस्कान जो कभी खिली नहीं थी, सिर्फ काटने के लिए बनती थी, और वो खामोशी जिसमें मौत की आहट सुनाई देती थी। यह सब याद आते ही उस लड़के की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने होठ भींचे मगर कुछ कहा नहीं। दूसरे लड़के के गले में जैसे अचानक कांटा अटक गया हो। उसने पानी का घूंट लिया, लेकिन गिलास पकड़ते वक्त उसकी अंगुलियां कांप रही थी। कुछ पल के लिए तो वह सब लोग भूल गए थे कि यह एक मीटिंग है, क्योंकि उस नाम ने नैन्सी राजवंश उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज खींचती थी, खून, मौत और वो किस्से जिसके बारे में बोलना में मनहूसियत समझा जाता था। फ्लैशबैक 7 साल पहले, जब उस लड़की और दो लड़के को ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइन करने के बाद कड़ी ट्रेनिंग में विनर होने पर उन्हें दूसरा मिशन दिया गया था, जो कि उनके करियर का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। वो और उसकी यूनिट एक छिपे हुए गोदाम में घुसे हुए थे। टारगेट साफ था, वहाँ की डेटा फाइल्स रिकवर करना था और उसके एसेट को डिस्ट्रॉय करना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था कि तभी बिजली चली गई। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आंखें खोलकर भी कुछ नहीं दिख रहा था, और फिर टक 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 हील्स की आवाज़ आई। गोदाम की गूंजती खामोशी में वो आवाज़ ऐसी गूंजी जैसे मौत धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही हो। उस लड़की ने अपनी गन टाइट पकड़ी हुई थी, लेकिन उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वह लड़के भी तैयार थे। अचानक एक हल्की सी माचिस जली और उसी लौ में उन सभी ने उसे पहली बार देखा था, नैन्सी राजवंश। उसकी आंखें अंधेरे से भी ज़्यादा ठंडी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे इंसान ही ना हो। उसकी मुस्कान नहीं, वो मुस्कान नहीं थी, वो तो शिकारी की झलक थी। वो शिकार को देखते हुए एक हल्के से होठ टेढ़े कर देता था, और बस 2 मिनट में पूरी यूनिट खत्म हो गई थी। न कोई आवाज़, न कोई चीख, बस खामोशी और खून से सना पूरा गोदाम। चारों तरफ लाशें बिछा दी गई थी। अगर उनके ऑर्गेनाइजर्स के लोग सही टाइम पर आकर उन्हें रेस्क्यू ना करते तो वह लोग भी मारे जाते। उस रात की तस्वीर आज भी उनकी नींद तोड़ देती थी। वहीं युवराज ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन चाकू जैसी तेज थी। हाँ, सही कहा, वही नैन्सी राजवंश। उसे तो जैसे तैसे मारने में हम सब सफल हो चुके थे, लेकिन ये उससे 2 कदम आगे है। अगर तुम उसे आसान शिकार समझकर आए हो ना, तो अपनी कब्र खुद खोद लेना। ये सुनकर लड़की अचानक आगे बढ़ी। उसके कदम की आहट जितनी तेज थी कि नायरा की उंगलियां ग्लास के किनारे रुक गईं। वो युवराज के सामने झुककर बोली, तुम्हें लगता है कि ऊपर वाले ये सब सुनकर मान जाएंगे? हम सब यहाँ तुम्हारी कवर स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए हैं, ना ये जानने के लिए आए हैं कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। कोई प्लान है या फिर नहीं, या बस हार मानकर बैठ गए हो? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पहला लड़का हंसते बोला, प्लान? अगर इनके पास कोई प्लान होता तो आदित्य अभी तक जिंदा नहीं होता। युवराज की ठंडी नज़रों ने उन्हें वहीं रोक दिया। जिंदा है क्योंकि मैंने चाहा है कि वो जिंदा रहे। यह सुनकर चारों के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वो तुरंत गुस्से में बदल गई। वहीं तीसरे लड़के ने अचानक से ताना मारा, तो मतलब तुम हमें ऊपर वालों के सामने जलाने के लिए आदित्य को छोड़ा है, हाँ? नारा ने इस बार तेजी से बीच में कहा, देखिए सीना, पहले शांत हो जाइए, ऐसा नहीं है। लड़की की लड़की ने नायरा की बात पर उसे की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। चुप, मुंह बंद करो। तुमसे कुछ भी पूछा है क्या? नहीं ना? तो मुंह बंद करो। फिर उसने युवराज को घूरते हुए कहा, और तुम्हें लगता है ये ऊपर वालों को इम्प्रेस करेगा? उसकी मुस्कान अब और खतरनाक हो चुकी थी। इस खेल में जान बचाना जीत नहीं कहलाती, समझे तुम? कमरे में माहौल इतना भारी हो चुका था कि बाहर गलियारे में किसी कदमों की आवाज़ भी यहाँ हथौड़े की तरह गूंज सकती थी। चारों के चेहरे पर साफ था,
ये मुलाकात दोस्ताना नहीं है, ये एक वार्निंग है। और अगर युवराज और नायरा ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो अगला शिकार शायद आदित्य नहीं बल्कि वही दोनों होंगे। कमरे की हवा भारी थी और चारों की मौजूदगी उसे और दम घोट बना रही थी। नायरा की नज़रें चाहकर भी उन चेहरों पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानती थी अगर आंखें झुका लीं तो ये लोग भी उसे शिकार समझ लेंगे। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बोलने वाली लड़की सायरा मलिक। सायरा का नाम अंडरग्राउंड दुनिया में एक चेतावनी था। पाकिस्तान के पेशावर की गलियों में पली बड़ी। 16 साल की उम्र में ही उसने अपने पूरे परिवार के कातिलों को अकेले मार गिराया था और तब से उसके हाथ में लगी पहली गोली से लेकर आज तक किसी भी टारगेट को जिंदा छोड़ने की आदत नहीं पड़ी है। सिर्फ एक बार नैन्सी राजवंश पर चूक हुई थी। उसकी आंखें किसी बाज की तरह सीधी तुम्हारी रगों के अंदर झांकती थी। सायरा ने युवराज को सिर से पांव तक देखा और बोली, तुम्हारे बारे में एक बात हमेशा सुनी थी कि तुम आखिरी वक्त तक बाजी पलट देते हो, लेकिन लगता है अब ये सिर्फ पुराना किस्सा ही हो गया है। उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, सिर्फ जहर था। उसके बगल में खड़ा पहला लड़का राघव नंदा, जिसकी कद काठी ऐसी थी जैसे दीवार खुद चढ़कर आ गई हो। दिल्ली के सबसे खतरनाक डॉन का दाहिना हाथ रह चुका था राघव। राघव को लॉस्ट रिजॉर्ट कहा जाता था। जब काम नहीं कर पाता था ना तो राघव को भेजा जाता था और फिर सिर्फ चुप्पी लौटती थी और किसी के हाथ मारते हुए कहा, युवराज हम तुम्हारे यहाँ पर बहाने सुनने नहीं आए हैं, तुम फेल हुए और तुम्हारी वजह से ऊपर वालों का नाम हिल गया है। इसका मतलब जानते हो ना? उसकी आवाज़ में बारूद थी जो बस चिंगारी की तरह इंतजार कर रही थी। तीसरा थोड़ा दुबला लेकिन चेहरा ऐसा कि भरोसा करना मुश्किल होगा, अरहान शेख। मुंबई की अंडरवर्ल्ड डील्स का सातिर खिलाड़ी जो बंदूक से ज़्यादा अपनी जुबान और दिमाग से कत्ल करता था। आंखों में वो गहरी चालाकी जैसे वो किसी की हड्डियां तोड़े बिना ही उसे तोड़ सकता है। और आखिरी में चौथा ईशान बोहरा, सबसे चुप और कम बोलने वाला लेकिन सबसे घातक, जिसके बारे में अभी सब अनजान भी थे। उसके बारे में बस इतना कहा जाता था कि जब वो बोलता है तो या तो कोई मरता है या फिर कोई सौदा होता है। उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा था, बस युवराज को देखता रहा, आंखें सीधी, बिना पलक झपकाए। ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारे दिल की धड़कनें गिन रहा हो और ये तैरने की कर रहा हो कि उसे कब रोकना है। वहीं उनकी बातों से नायरा डर चुकी थी और युवराज की मुट्ठियां कस गई थी। सारा ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर चलाई और धीरे धीरे मेज पर झुकी। मुंह खोलोगे अब या बोलती बंद हो गई? राघव ने ठंडी हंसी छोड़ी, लगता है डर गए डरपोक कहीं के। अरहान ने भी गिलास में बची कोल्ड ड्रिंक खत्म की और कहा, तो अब क्या प्लान है जनाब? आदित्य को हम पकड़ेंगे या फिर इस बार भी तुम्हारे हिसाब से जिंदा छोड़ देंगे? ईशान अब भी चुप ही था। युवराज ने धीरे से अपना गिलास टेबल पर रखा। उसकी उंगलियां एक पल भी नहीं कांपी थी। वो पीछे की तरफ झुका, पैर क्रॉस करके बैठा और बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि मैं फेल हुआ, लेकिन असल में मैं जीत के बिल्कुल करीब हूँ। सायरा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, करीब? तुम तो अब कब्र के करीब लग रहे हो। युवराज ने उसकी बात अनसुनी की और लैपटॉप को घुमा दिया। स्क्रीन पर एक ब्लूप्रिंट था जिसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में 4 अलग अलग लोकेशन लाल घेरे में घिरी हुई थी। ये युवराज ने नक्शे पर उंगली घुमाते हुए कहा, आदित्य के अगले 24 घंटे के मूवमेंट्स हैं। जिस पर राघव ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें पक्का है ये सच है? जिस पर युवराज ने ठंडी नजर डाली, राघव सीनियर, आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से खुद उसकी टीम के कम्युनिकेशन में घुसा हुआ हूँ। हर सिग्नल, हर कोऑर्डिनेट, हर सेटिंग मेरे पास है। अरहान ने चुटकी ली, और फिर भी तुमने उसे पकड़ने के बजाय हमें यहाँ बुलाया, डर लग रहा है क्या? युवराज मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ 2 तरह के लोग ही दे सकते थे, या तो कोई पागल या फिर बहुत ही ज़्यादा चालाक। डर नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस बार शिकार खुद को शिकारी समझे। उसने नक्शे पर एक बिंदु पर टैप किया जिस पर सभी लोग उस तरफ ही देखने लगे। ये पहली लोकेशन है, द ब्लैक होल जोन। जहाँ नेटवर्क डेड है, ना कैमरे हैं, ना कोई चश्मदीद गवाह। अगर हम वहाँ उसे घेरे तो बाहर की दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ।
सारा ने शक करते हुए पूछा, तो प्लान क्या है? कि हम चारों आगे जाएंगे और तुम पीछे से हमें कमांड दोगे, है ना? जिस पर युवराज ने हल्के से हंसी के साथ कहा, नहीं, तुम चारों ही नहीं, मैं भी वहीं रहूंगा। बस फर्क इतना होगा कि तुम लोग सीधे फ्रंट लाइन पर रहोगे और मैं उसकी टीम को काटने के लिए पीछे से रास्ता बंद करूंगा। ईशान ने ध्यान से युवराज की आंखों में देखा, कुछ देर तक बिना पलक झपकाए, फिर बस एक शब्द बोला, खतरनाक है ये। युवराज आके झुक गया। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द अंदर तक उतर रहा था। अगर आदित्य बच गया तो ऊपर वाले हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो मरा तो उसका सिर टेबल पर रखकर ऊपर बालों के सामने रखूंगा, और तब तुम चारों को नाम फिर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सारा के होठों पर जीभ फेरी, और अगर ये तुम्हारा कोई चाल है युवराज, तो याद रखना, हम गोली चलाने में एक सेकंड नहीं लगाते। युवराज ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तो तय रहा। कल रात ब्लैक होल जोन, या तो वो मरेगा या फिर हम। जिस पर कमरे में वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार हवा में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि खून की गंध भी खुली हुई थी, जिससे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा बंद होते ही आदित्य ने गहरी सांस ली। वो सीधा हॉस्पिटल के एग्जिट गेट से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। उसने जेब से काला और बिना स्क्रीन वाला पुराना सा फ़ोन निकाला। वह फ़ोन सिर्फ एक काम के लिए बनाता हुआ था, कॉल करने के लिए। उसने एक नंबर डायल किया, जिसके 3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से धीमी और भारी आवाज़ आई, ऑर्डर करिए बॉस। यह सुनकर आदित्य ने शांति से कहा, नितांत, ब्लैक होल के पास जाओ, उन्हें हमारी ज़रूरत है। लोकेशन सेंड कर दी है, जल्दी से निकलो वहाँ पर जाने के लिए। उसकी बात सुनकर और दूसरी तरफ सन्नाटा छा रहा गया, और फिर थोड़ी देर बाद भारी सी आवाज़ आई, समझ गया बॉस, आप चिंता मत करिए। टारगेट क्या है? आदित्य की आंखें दूर अंधेरे में कहीं गड़ गई थी और होठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। साइबर शैडो। यह सुनते ही दूसरी तरफ से यस बॉस कहा गया, और फिर अचानक से कॉल कट हो गया। उसके बाद आदित्य ने भी फ़ोन को अपनी जेब में डाल दिया, और कुछ देर तक आदित्य वही खड़ा रहा और अपने हाथों को जेब में डालकर, जैसे पूरा खेल उसकी हथेली में हो। उसे पता था अब सिर्फ वक्त और खून का इंतजार है। उसने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, चिराग, तुम यहाँ की सिक्योरिटी को टाइट कर दो, कोई भी इस हॉस्पिटल में आना नहीं चाहिए। जिस पर चिराग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं आदित्य वापस से रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं नैन्सी एक तरफ अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसका चेहरा हल्का सा फीका था। उसके अंदर आने पर उसने कोई आंखें नहीं खोली थी, जिससे आदित्य समझ गया कि वह अभी भी उदास है, या कहूँ नाराज। उसकी उंगलियां चादर के कोने को कसकर पकड़ रखी थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ न कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। वहीं आदित्य ने उसे देखकर गहरी सांस ली, उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस आराम से सो जाओ। जिस पर नैन्सी ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका हाथ आदित्य के हाथ पर टाइट हो गया था। जैसे आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उसके बालों को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। आखिर उसकी बीवी सच में बहुत जिद्दी थी, लेकिन प्यार भी तो उतना ही करती थी। दिल में बार बार वही सवाल उभर रहे थे जो उसे पिछले कुछ दिनों से तड़पा रहे थे। उसे इतना पता था कि सब कुछ उससे कनेक्ट है, लेकिन वो कौन है? जो ऋषभ ने कहा, उसकी बातें भी उसे उलझा रही थी। उसी समय वह अपने होश में आया जब मोबाइल की स्क्रीन पर डैड का नाम चमका, जिसकी रिंगटोन ने कमरे की शांति तोड़ दी थी। ये नाम देखकर आदित्य का दिल एक पल बिना कहे भय से उछला। उसके डैड आमतौर पर उसे बहुत कम कॉल करते थे, और इस तरह से इतनी रात को कॉल, जिससे आदित्य की आंखें छोटी हो गईं। वहीं नैन्सी ने भी अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखा। वहीं आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए एक झटका महसूस किया, कुछ ऐसा जो वह रोक न सका। हेलो। आदित्य की आवाज़ में हल्की सी कड़कपन था, और कुणाल की आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से घबराहट से कांप रही थी। आदि, हमारे ऊपर पर हमला हुआ है, हमारी कार को
ब्लास्ट करने की कोशिश की गई है। ओब्राय कोल्ड चैन वेयर हाउस पियर 7 में हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग होनी थी। गेस्ट अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए साथ रहना पड़ा। लेकिन अचानक से वहाँ पर भी ब्लास्ट किया गया है। साथ ही हमारी सारी कार्स को पलट दिए गए हैं। हमारे कई बॉडीगार्ड सीरियस इंजर्ड हैं। राइवल फैमिली हमारे पीछे हैं। आदि, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। डेवन का फ़ोन कट गया है और मुझे नहीं पता कि कौन जीवित है और कौन नहीं। मैं खुद वहाँ हूँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा है। यह सुनकर आदित्य का पेट जैसे अंदर ही अंदर खिंच गया, मुंह सूख गया। किसी ने अचानक उसके शरीर से सारी हड्डियाँ निकाल दी हों। वह उस नैन्सी की बेकाबू नज़रों से देखता रहा। वही नैन्सी ने उठकर बैठ गई और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने जल्दी से कहा, आदित्य, हमें निकलना होगा जल्दी से। यह सुनकर आदित्य ने जल्दी से कहा, डैड, मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसके बोलने से पहले ही कॉल कट हो चुका था, जिससे आदित्य डर गया। उसे सच में कुछ गलत होने की अब एहसास होने लगा था। वहीं नैन्सी का चेहरा भी गुस्से से काला हो गया था। आखिर ये अच्छी चाल चल रहा था, एक साथ सब पर अटैक, बहुत अच्छा मूव है। वहीं आदित्य ने जल्दी से खड़े होते कहा, तुम कहीं जा रही हो? जब वहाँ नहीं भेजा था तो अपने साथ ले जाकर तुम्हारी जान फिर से खतरे में नहीं डाल सकता, समझे तुम? यहीं पर रहो और आराम करो। अभी अंशुमन को होश भी नहीं आया है, उसे भी देखना है और मैं वहाँ की सारी सिचुएशन को अकेले ही संभाल लूँगा, बिलीव मी। यह सुनकर नैन्सी के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने गुस्से से कहा, आदि, हर चीज़ में जिद। इसके आगे वह कुछ बोलती, अचानक से आदित्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे नैन्सी की आंखें एकदम से बंद हो गईं। एक डीप किस के बाद आदित्य ने उसके बालों को पीछे करते हुए अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मुझे भी कुछ नहीं होगा और ना ही किसी को, बस अपना अभी ख्याल रखो। जिस पर नैन्सी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखों पर अपनी होंठ रखते हुए कहा, जल्दी से वापस आना और सबसे पहले अपना ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और वह जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चिराग। उसके चिराग का नाम लेते ही चिराग जल्दी से दरवाजे को खोलकर अंदर आ गया और फिर अपने बॉस को देखते हुए थोड़ा झुककर बोला, यस बॉस। उसका चेहरा सख्त था पर आंखों में थकावट और चिंता साफ झलक रही थी। वहीं आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, चिराग, लिसन टू मी, मुझे डैड के पास जाना है, इसलिए अब से नैन्सी की सेफ्टी और इस पूरे हॉस्पिटल की सेफ्टी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक्सेस लिस्ट मेरे बिना कोई साइन नहीं होगा और यहाँ की सभी सिक्योरिटी को बढ़ा दो और सीसीटीवी फीड रियल टाइम पर रखने के लिए यहाँ के सारे लोगों को कॉल लगा दो। जो भी अननोन फेस दिखे आईडी चेक करवाओ फ़ौरन। नर्सिंग स्टाफ फिक्स्ड रखना, एक से ज़्यादा इस रूम में कोई और नहीं आएगा। किसी को भी इस रूम में बिना चेकिंग के मत आने देना, नो वन, अंडरस्टैंड। और गेस्ट हाउस और पीछे वाले द्वार को लॉक करवा दो। अगर कुछ भी अजीब लगा तो ये सिग्नल दो। आदित्य ने अपनी उंगली पर एक खास रिंग दिखाकर उसे आगे कहा, मैं वापस आते ही सब कुछ संभाल लूंगा, अंडरस्टैंड। चिराग ने सख्त सी आवाज़ में कहा, ठीक है बॉस, मैं यहाँ रुकूंगा, आप ध्यान रखिए। जिससे आदित्य ने नैन्सी की आंखों में देखा और उसके हाथ को थमाते हुए बोला, आई विल बी बैक। तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। ब्रीथ, स्टे फोकस्ड। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे कॉल करके ज़रूर बता देना, ओके? कोई फाइट मत करना, बस कॉल कर देना, मैं दौड़ कर आ जाऊँगा। यह सुनकर नैन्सी ने आंखें झपकाईं और उसके बालों को सहलाकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस अपना अच्छे से ख्याल रखना, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आना और साफ दिमाग से डील करना। वापसी में मुझे सारी अपडेट चाहिए। जिस पर आदित्य ने अपने सिर हाँ में हिला दिया और वह जल्दी से खड़ा हो गया और फिर एकदम गेट से रुकता हुआ बाहर चला गया। इन्हें कहीं भी यहाँ से हिलने मत देना वरना तुम्हारी खैर नहीं है, उसने गुस्से से चिराग की तरफ देखते हुए कहा। वह जानता था कि नैन्सी की आखिरकार कैसी है, वह उसके गायब होते ही जल्दी से गायब हो सकती है, इसलिए उसने चिराग को सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शंस दे दिया थे। जिस पर नैन्सी का मुंह बन गया था। वह गुस्से से बोली, छोटी सी बच्ची नहीं हूँ मैं। लेकिन आदित्य अभी भी चिराग को सीरियस लुक देकर वहाँ से चला गया था। आदित्य ने एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली। ग्लास बॉल के उस पार शहर धुंधली रोशनी से सांस ले रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर की सॉफ्ट लाइटिंग और जूतों की हल्की टिक टिक में उसकी चाल और सख्त हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही नैन्सी ने आंखें मूंद ली, जैसे दर्द को थोड़ी देर के लिए किसी लॉक्ड
ड्रॉयर में रख दिया हो। बाहर आदित्य सीधा लिफ्ट लॉबी में गया। उंगलियां अभी भी फ़ोन पर थी। स्क्रीन पर फिर से डैड का नाम चमका, जिसे देखकर वह खुद से बताया, डैड मैं ऑन द वे हूँ। सबको मिटाने का वक्त आ गया है। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी फैमिली को रास्ते से हटाएंगे। ये सपना देखने वालों को तो हम पहले ही निपटा देंगे। तभी उसके सामने लिफ्ट की डिंग हुई। उसने दरवाज़ा खोले। जैसे आदित्य जल्दी से अंदर चला गया। उसके चेहरे पर वही सिग्नेचर ड्रॉप था और लिफ्ट नीचे गिरने लगी। नीचे गिर पहुंचते ही कदमों की गूंज पार्किंग और लॉट में गूंज गई। हाईवे की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को थपथपाया और उसने अनुभव किया कि बाहर एक अनदेखी आग उस परिवार के खून से भड़क रही है। ओब्रॉय फैमिली के राइवल अभी भी किसी एक गलती की तलाश में थे। ब्लास्ट पलटने की खबर सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक बहुत ही बुरा मैसेज था और अब उसे उस मैसेज का जवाब तो देना ही था। वह जल्दी से कार के अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही पीछे से भी दो कार्स उसके बॉडीगार्ड्स बैठ गए। इंजन की स्टार्ट होते ही एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और पूरे फ्लोर पर आवाज़ गूंज गई। सामने की शीशे वाली स्क्रीन पर शहर की धुंधली रोशनियां परछाइयों की तरह दौड़ रही थी। ड्राइवर के शीशे में झांकर कहा, साहब सीधे पियर 7। आदित्य ने सिर हिलाया। आंखें अब भी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जहां डेड नाम चमक रहा था। कॉल बार बार करने पर भी नेटवर्क सिर्फ घुटी हुई आवाज़ दे रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से निकल पड़ी थी। रात का ट्रैफिक हल्का था, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा किसी अशुभ संकेत जैसा लग रहा था। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट की लंबी कतारें अंधेरे में किसी असफल सुरक्षा घेरों जैसी लग रही थी। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल स्किप करने के लिए सॉरी, क्योंकि दिवाली की सफाई में थोड़ी सी बिजी थी। बाकी अपडेट ही तो दूंगी।